कभी सोचा है कि एक पूरे देश को, एक राष्ट्र को एक चेहरा कैसे दिया जा सकता है? ये कैसे हुआ होगा? तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं कि कैसे राष्ट्र जैसे एक बड़े आइडिया को एक इंसानी पहचान दी गई। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों के सामने यही तो सबसे बड़ी चुनौती थी। देखिए, किसी राजा रानी की तस्वीर बनाना तो फिर भी आसान था, लेकिन कोई फ्रांस या जर्मनी जैसे पूरे देश का चेहरा कैसे बनाएगा? ये वाकई एक बहुत बड़ी पहेली थी। तो इस बड़ी सी मुश्किल का हल कहाँ से निकला? कला से। कलाकारों ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जो बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली था। और ये आइडिया सच कहूं तो एक क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने राष्ट्र जैसी एक विशाल, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज को एक व्यक्ति का रूप दे दिया, और खासतौर पर एक महिला का। तो अचानक से एक देश सिर्फ एक नक्शा या जमीन का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा चेहरा बन गया जिससे लोग इमोशनली जुड़ सकते थे। इस आर्टिस्टिक टेक्निक को कहते हैं रूपक या एलिगोरी। मतलब जब हम स्वतंत्रता की मूर्ति या भारत माता की तस्वीर देखते हैं तो असल में हम एक रूपक ही देख रहे होते हैं। ये एक आइडिया को एक फिजिकल फॉर्म देने का एक जबरदस्त तरीका है। ये सब शुरू हुआ फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जहां लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और रिपब्लिक यानी गणतंत्र जैसे आइडियाज को महिला की आकृतियों के जरिए दिखाया गया। बाद में ये तरीका पूरे यूरोप में फैल गया और हर देश के अपने अपने राष्ट्रीय प्रतीक बनने लगे। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए फ्रांस का एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ राष्ट्र की पहचान बनी मैरियन। तो ये मैरियन थी कौन? क्या कोई असली महिला? नहीं, वो असल में फ्रांसीसी लोगों की आत्मा का प्रतीक थी। उनका मकसद था लोगों को ये याद दिलाना कि वो सब एक हैं, एक राष्ट्र का हिस्सा हैं और उनमें एकता होनी चाहिए। और देखिए, मैरियन की हर चीज का एक गहरा मतलब था। उनकी लाल टोपी आजादी का सिंबल थी, तो तिरंगा खुद राष्ट्र की पहचान था। और इन सिंबल्स को सिर्फ पेंटिंग्स तक ही नहीं रखा गया, उनकी तस्वीरों को सिक्कों और डाक टिकटों पे छापा गया, ताकि राष्ट्रीय एकता का ये मैसेज हर नागरिक की जेब तक, हर घर तक पहुंच सके। अच्छा, फ्रांस से अब जरा जर्मनी की तरफ चलते हैं, जहां राष्ट्र का प्रतीक बनी एक शक्तिशाली योद्धा जर्मेनिया। तो जैसे फ्रांस के लिए मैरियन थी, वैसे ही जर्मनी की आत्मा बन गई जर्मेनिया। उन्हें ताकत और हिम्मत जैसे गुणों को दिखाने के लिए बनाया गया था। जर्मेनिया को भी बड़े सोच समझकर गढ़ा गया था। उनके सिर पर जो ओक के पत्तों का मुकुट था, वो कोई सिर्फ सजावट नहीं थी, बल्कि जर्मन वीरता का सम्मान था। और हाथ में जो तलवार थी, वो इस बात का ऐलान करती थी कि जर्मन राष्ट्र अपने रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं थी। नहीं, ये एक पूरी की पूरी विजुअल लैंग्वेज थी, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े आइडियाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। देखिए, ये अपने आप में एक भाषा थी, जैसे टूटी हुई जंजीरें। इसका मतलब क्या हुआ? गुलामी से आज़ादी। तलवार का मतलब था लड़ने की तैयारी, लेकिन अगर उसी तलवार पर जैतून की टहनी लिपटी हो तो उसका मतलब था शांति की इच्छा। हर सिंबल को एक खास मैसेज देने के लिए चुना गया था। मतलब इन तस्वीरों में कुछ भी बस ऐसे ही नहीं डाल दिया गया था। हर एक चीज का, हर एक सिंबल का एक तय मतलब था। ये कम्युनिकेशन का एक बहुत सोचा समझा तरीका था, जो खास तौर पर आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बनाया गया था। और यही तो इस कला का असली जादू था। इसने स्वतंत्रता और एकता जैसे बड़े बड़े आइडियाज को एक सिंपल, एक ऐसी कहानी में बदल दिया जिसे लाखों लोग देख सकते थे, समझ सकते थे, और इसी से एक सामूहिक राष्ट्रीय पहचान की नींव रखी गई। तो ये एक कमाल का सफर था, है ना? जो चीज एक कलाकार के दिमाग में एक आइडिया की तरह शुरू हुई, वो लाखों लोगों के दिलों में एक राष्ट्र की हकीकत बन गई। इस तरह कला ने राष्ट्रों को बनाने में मदद की। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज के समय में कौन सी प्रतीक या कौन सी आकृतियां हमारे राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि सिंबल्स की ये भाषा आज भी उतनी ही ताकतवर है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।